तो स्वागत है आपका एचडी एजुकेशन में। कहाँ तक हो गया भाई? चौहान वंश चल रहा है अपना। राजस्थान का हिस्ट्री चल रही है अपनी, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास चल रहा है। चौहान वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चौहान शासकों के बारे में हम बात कर रहे थे। 5 शासक ऑलरेडी हो चुके हैं। 6वां नंबर आप लगाइए, गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड कौन है? 6ठा शासक है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कहाँ का? सांबर या अजमेर का। सांबर या अजमेर का इतिहास चल रहा है, याद रखिएगा। अलग अलग रियासतों का अलग अलग इतिहास चलेगा। पहले क्या चल रहा है? सांबर या अजमेर का। गोविंद थर्ड के बारे में देखिए, आपको 2 बातें पता होनी चाहिए। एक एक दो बातें याद रखनी है बस, ज़्यादा इनको इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं देनी। मतलब आप बुक से पढ़ने जाओगे ना तो समय बहुत लग जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि वो पॉइंट याद रखने हैं जो आपके पेपर में आने लायक है, जो हाईलाइट होते हैं वो वाले पॉइंट। गोविंद थर्ड के बारे में पहला पॉइंट देखिए आप। पहला पॉइंट लिखिए कि मुस्लिम इतिहासकार एक हुए अपने फरिश्ता नाम से। फरिश्ता एक मुस्लिम इतिहासकार हुए हैं। उनके अनुसार गोविंद थर्ड ने गजनी के राजा को, गजनी का राजा था ना उस समय का, उसको मारवाड़ पार नहीं करने दिया। मारवाड़ पार नहीं करने दिया किसने? गोविंद थर्ड ने। तो आपसे परीक्षा में ऐसे पूछा जाएगा कि मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार मारवाड़ को पार नहीं करने दिया किसने? गोविंद थर्ड ने। किसको? गजनी के राजा को। मतलब गजनी का राजा जब आक्रमण करने आया ना अपने ऊपर, राजस्थान के ऊपर, तो गोविंद थर्ड ने मारवाड़ उसको पार नहीं करने दिया, यानी उसको वहीं पे रोक दिया। मतलब पावरफुल राजा था ये भी। अब दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है कि अपनी एक बुक हुई है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के पॉइंट्स बहुत बार अपने लिखे जाते हैं, अलग अलग जगह पे काम आती है अपने। इसलिए पृथ्वीराज विजय ने इसको किसकी उपाधि दी है? वेरीघट की। वेरीघट, ढंग से देखिएगा। वेरीघट की उपाधि किसने दी है? पृथ्वीराज विजय, जो कि क्या है? एक बुक है। ये बुक है, ये क्या है? टाइटल किसका? गोविंद थर्ड का। पृथ्वीराज विजय का टाइटल नहीं है। वेरीघट किसका टाइटल है? गोविंद थर्ड का है। और किसने दिया है? पृथ्वीराज विजय ने। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, पृथ्वीराज विजय के अनुसार गोविंद थर्ड को क्या उपाधि दी गई है? या फिर वेरीघट उपाधि किसको मिलती है? गोविंद थर्ड को। ये अपना अगला पॉइंट, ठीक है, क्लियर। अब देखिए आप अगला पॉइंट। अगला राजा जो आपका आता है वो है अजयराज। लिखिए 7 नंबर पे अजयराज। अजयराज के बारे में देखिए आप। अजयराज एक इम्पोर्टेंट राजा हुआ है। इसके बारे में थोड़े 2-3 पॉइंट नहीं, थोड़े ज़्यादा पॉइंट लिखने हैं। अब के 1-2 राजा आएंगे, आगे वाले 2-3 जितने भी हैं उनमें पॉइंट्स ज़्यादा थोड़े। अजयराज के बारे में देखिए पहला महत्वपूर्ण पॉइंट कि इसने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? अजमेर की। इतिहास किसका चल रहा है? सांबर या अजमेर का। लेकिन अजमेर की स्थापना कब हुई है? मतलब सांबर के अंदर चौहान वंश की स्थापना करने वाला तो कौन है? मैंने आपको बताया था, वासुदेव। वासुदेव कौन है? चौहान वंश की स्थापना करने वाला पहला शासक जो है सांबर या अजमेर का, कौन है? वासुदेव चौहान। लेकिन अजमेर की स्थापना अगर आपसे पूछ ले कि अजमेर की स्थापना किसने की 1113 ईस्वी के अंदर, तो वो है अजयराज। क्लियर। अब देखिए दूसरा पॉइंट, ये तो हो गया 1113 ईस्वी में अजमेर की इसने स्थापना की। अब देखिए इसने किसको, मतलब उस टाइम पे गजनी की तरफ से जब आक्रमण हुआ ना, इसके समय में भी हुआ, और इससे पहले गोविंद थर्ड के समय में आपको बता ही चुका हूँ कि गोविंद थर्ड के ऊपर जब आक्रमण हुआ तो फरिश्ता के अनुसार उसने मारवाड़ पार नहीं करने दिया। इसी प्रकार अजयराज के बारे में ऐसा लिखा जाता है किताबों के अंदर कि इसने गर्जन मातंगों को हराया। गर्जन मातंगों को, मातंग का मतलब देखिए क्या होता है, इसके बारे में ऐसा क्यों लिखा जाता है? मातंग का मतलब होता है हाथी, यानी कि गजनी के हाथियों को हराया। ये गर्जन का मतलब गजनी के हाथी, गजनी के हाथियों को हराया। अब इसका मतलब क्या है? मतलब लिखा हुआ तो ऐसा ही आएगा कि गर्जन मातंगों को हराने वाला कौन है। इसका मतलब ये नहीं है कि गजनी के हाथियों को हराया, मतलब गजनी के आक्रमण को क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। किसने? अजयराज ने। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि इसने पार्श्वनाथ मंदिर में सोने का कलश चढ़ाया। किसने का? किसका? सोने का कलश, यानी स्वर्ण कलश चढ़ाया किसने? अजयराज ने पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर। अब ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि राजा महाराजा तो दान पुण्य का काम करते रहते हैं, अलग अलग मंदिरों में कुछ ना कुछ चढ़ाते रहते हैं। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्श्वनाथ मंदिर जो है वो एक जैन मंदिर है। जैन मंदिर है, लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, जैन मंदिर है। और ये क्या है? एक हिंदू शासक है, लेकिन जैन मंदिर के अंदर इसने सोने का कलश चढ़ाया। तो ये मतलब क्या उदाहरण पेश कर रहा है कि अपना जो गंगा जमनी जो तहजीब है ना, अपनी सांप्रदायिक जो क्या बोलते हैं उसको, सांप्रदायिक सद्भाव वाली जो तहजीब है, उसका पालन उस समय भी कौन कर रहा है? अजयराज कर रहा है। और ये चौहानों के समय से ये चलती आ रही ये प्रथा जो है,
धर्मनिरपेक्ष समाज की रचना करने की जो प्रथा है वो चलती आ रही है। पार्श्वनाथ मंदिर में इसने सोने का कलश चढ़ाया, ठीक हो गया। अब देखिए चौथा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के लिख लेना। चौथा पॉइंट जो है, इसने दिगंबरों और शाकंबरों के बीच, दिगंबरों और श्वेतांबरों के बीच, श्वेतांबरों के बीच शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की। शास्त्रार्थ की क्या की? अध्यक्षता की। शास्त्रार्थ की अध्यक्षता, ऐसा लिख लो। पूरा पॉइंट ये होगा कि इसने दिगंबरों और श्वेतांबरों के बीच शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की। किसने की? अजयराज ने। अब देखो दिगंबर और श्वेतांबर क्या है, ये जैन धर्म के अंदर दो उप समूह है, ब्रैकेट में लिख लो, जैन समूह है, दो उप समूह है जैन धर्म के, दिगंबर और श्वेतांबर। और इनके बीच में मतलब शास्त्रार्थ होते हैं, मतलब इनकी थोड़ी आइडियोलॉजी अलग है और इनकी आइडियोलॉजी जो है वो थोड़ी सी अलग है। तो इन दोनों के बीच में जब शास्त्रार्थ हुआ तो इन्होंने कहा कि भाई एक न्यूट्रल आदमी चाहिए जिसको शास्त्रों का ज्ञान भी हो और जो क्या है ऊंचे पद पे भी हो। इससे क्या हुआ कि हम दोनों के बीच में जो अध्यक्ष बनने लायक कोई ऐसा इंसान होगा ना, तो वो कौन होगा? अजयराज। अब इससे एक पॉइंट और क्लियर हो जाता है कि अजयराज जो है वो केवल युद्ध कला में निपुण नहीं थे, बल्कि शास्त्रों के अंदर भी जो है वो इनका हाथ बहुत अच्छा था। और केवल हिंदू शास्त्रों के अंदर ही नहीं, बल्कि जैन शास्त्रों के अंदर भी, जैन शास्त्रों का भी इनको अच्छा नॉलेज था। इसलिए दिगंबरों और श्वेतांबरों के बीच इन्होंने शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की। ये हो गया अगला पॉइंट। ओके, कितने पॉइंट हो गए? 4 हो गए अपने अजयराज के अंदर। 5वां पॉइंट लिखो, इसने अपनी रानी सोमल देवी या सोमलेखा के नाम से चांदी के सिक्के चलाए। किसने चलाए? अजयराज ने। 5वां पॉइंट क्या हो गया? सोमल देवी या सोमलेखा, सोमल देवी या सोमलेखा के नाम से क्या चलाए? चांदी के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के चलाए। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बोला था, नहीं बोला तो फिर से बता देता हूँ कि जब महिलाओं के बारे में कोई आपके पास जो पॉइंट आता है ना, तो उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये पॉइंट है ना, ये आपको खास करके याद रखना है। अजयराज से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए सारे पॉइंट जो है मेमोराइज करने हैं आपको। सोमल देवी या सोमलेखा के नाम से क्या चलाए? चांदी के सिक्के चलाए। अगला पॉइंट आपने लिखना है कि इसने अपने बेटे, इसका जो बेटा है ना, किसका? अजयराज का, उसका नाम क्या था? अर्णोराज। अर्णोराज जो है वो बेटा है किसका? अजयराज का। बेटे को क्या कर दिया? शासन संभालने के लिए दे दिया, मतलब राजा किसको बना दिया? अर्णोराज को इसने अपना राजा बना दिया और खुद क्या बन गया? सन्यासी, सन्यासी बन गया। कौन बन गया सन्यासी? ये बन गया अजयराज। बेटे को क्या कर दिया? अर्णोराज को राजा बना दिया और खुद क्या बन गया? सन्यासी बन गया। अगला राजा लिखिए आप, अर्णोराज। 7 राजा हो चुके हैं अपने, 7 शासक। अगला शासक लिखिए सांबर या अजमेर का, नंबर 8 अर्णोराज। पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि अजयराज का बेटा था। अब देखिए अगला पॉइंट, इसके अंदर पहला पॉइंट आप लगा के लिखिए कि इसने तुर्कों को हराया, तुर्कों को हराया। और युद्ध स्थल पे किसने क्या किया? आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर झील का इसने निर्माण करवाया। किसने? अर्णोराज ने। कहाँ पे करवाया? युद्ध स्थल पर। युद्ध स्थल जहाँ से तुर्कों के साथ इसका युद्ध हुआ ना, वहाँ पर इसने एक तो उनको हराया, और जहाँ पे युद्ध स्थल था ना, वहाँ पे आना सागर झील, जो आज की आना सागर झील है जो अजमेर के अंदर, आपको पता होगा अगर आपको थोड़ी नॉलेज हो ज्योग्राफी की, तो आना सागर झील जो अजमेर के अंदर, उसका निर्माण युद्ध स्थल पे कराया गया है। किसने करवाया है? अर्णोराज ने। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए आप कि इसने गुजरात के जयसिंह सिद्धराज को हराया। जयसिंह सिद्धराज को इसने क्या किया? गुजरात के जयसिंह सिद्धराज को हराया। और फिर क्या हुआ कि जयसिंह सिद्धराज ने अपनी जो बेटी है, जयसिंह सिद्धराज की बेटी जिनका नाम कांचन देवी है, ब्रैकेट में लिख लो, कांचन देवी का विवाह किससे कर दिया? अर्णोराज से कर दिया। फिर से देखो, गुजरात के जयसिंह सिद्धराज से क्या हुआ? अर्णोराज का युद्ध हुआ और इसने हरा दिया किसको? जयसिंह सिद्धराज को इसने हरा दिया। और जयसिंह सिद्धराज ने अपनी बेटी कांचन देवी का विवाह किससे कर दिया? अर्णोराज से। क्योंकि भाई इतना ब्रेव राजा है, अगर खुद को हरा दिया तो मतलब ब्रेव तो है ही। जयसिंह सिद्धराज भी उस समय का अपना बहुत बड़ा राजा हुआ है गुजरात का। ठीक है। तीसरा आप देखो, इसने मालवा के नरवर्मन को हराया। मालवा के अंदर एक राजा था नरवर्मन, उसको किसने हरा दिया? अर्णोराज ने। अब देखो ये तीन इसमें जीत आ गई। एक तो तुर्कों को इसने हरा दिया, जयसिंह सिद्धराज को हरा दिया, मालवा के नरवर्मन को हरा दिया। लास्ट में देखो 4 नंबर पे कुमारपाल चालुक्य नाम का एक राजा था। कुमारपाल
चालुक्य कहाँ का था? गुजरात का। लिख लो गुजरात। उससे जब इसका युद्ध हुआ तो ये हार गया। कौन हार गया? अजयराज हार गया कुमारपाल चालुक्य से। यानी आपको पॉइंट में ये लिखना है कि ये गुजरात के कुमारपाल चालुक्य से युद्ध में हार गया। लेकिन कुमारपाल चालुक्य ने इसकी हत्या नहीं की, मतलब हरा तो दिया इसको, लेकिन इसकी हत्या नहीं की। इसकी हत्या आगे कैसे हुई वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बस इतना लिख लो कि इसने गुजरात के कुमारपाल ये गुजरात के कुमारपाल चालुक्य से हार गया। ठीक है, अब ये तो हो गए इसके पॉलिटिकल पॉइंट्स। अब आप देखो इसके जो कल्चरल पॉइंट्स जो है संस्कृति से संबंधित वो लिखो। पांचों पॉइंट देखो इसके अंदर आता है कि इसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। पुष्कर में वराह मंदिर है एक, वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने। यदि आप में से कोई पुष्कर गया हुआ हो या पुष्कर का रहने वाला हो तो उनको पता होगा वराह मंदिर के बारे में। वराह मंदिर का निर्माण कराने वाला कौन है? अर्णोराज। पांचों पॉइंट में लिखो। छठे में इसने आपको लिखना है कि इसने जो जैन धर्म का एक वो उप समूह है जिसका नाम है खरतरगच्छ, या फिर आप ऐसा समझ लो कि जैन ही है, ब्रैकेट में जैन लिख लो सीधा। खरतरगच्छ समुदाय को क्या किया? इस समुदाय को भूमि अनुदान किया, भूमि अनुदान। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यार ये दान पुण्य का काम तो राजा महाराजा करते ही रहते थे, लेकिन ये जैन धर्म के लोग है ना, खरतरगच्छ जो समुदाय है वो जैन संप्रदाय का पार्ट है, समुदाय का पार्ट है, और उनको इसने भूमि अनुदान किया। तो ये भी वही अपना जो धर्मनिरपेक्षता की एक मिसाल पेश कर रहा है। कौन? अर्णोराज। अब देखो 7 नंबर पे देखो, इसके 2 जैन अपने दरबारी विद्वान हुए हैं। दरबारी विद्वान समझ गए ना, जो राजा को क्या करते हैं, वो देते हैं अपनी एडवाइसेस वगैरह देते हैं, उनको क्या बोला जाता है? जैन विद्वान, दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान कौन है? एक तो धर्मघोष और एक है देवबोध। नाम लिख लो। परीक्षा में ऐसे पूछा जाएगा कि धर्मघोष और देवबोध जो है वो किसके समय में जो दरबारी विद्वान रहे हैं, तो आपका आंसर होगा अर्णोराज। हो गया आपका। अब देखो ये हो गया 7वां पॉइंट। अब देखो 8वें पॉइंट में आपको लिखना है कि इसकी हत्या इसके बेटे जगदेव ने कर दी। 8वें नंबर पे क्या लिखना है? इसकी हत्या किसने कर दी? इसका एक बेटा हुआ है जगदेव। ये आधा गया यहाँ पे कंप्लीट पूरा गया। जगदेव ने क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी और खुद क्या बन गया? राजा। जगदेव ने इसकी हत्या कर दी किसकी? अर्णोराज की, और खुद क्या बन गया? राजा बन गया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट मैं आपको चार्ट बनवाता हूँ, वो चार्ट आप बना लीजिए, क्योंकि आगे जो है राजा महाराजा क्रम याद रखने में आपको दिक्कत होगी। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे ना तो दिक्कत होगी। तो एक चार्ट से हम याद रखेंगे। देखो चार्ट यहाँ पे देखो आप, अर्णोराज लिखा चुका हूँ मैं। अर्णोराज की 2 पत्नियां थी, एक तो सुधवा और दूसरी पत्नी का नाम मैं आपको बता चुका हूँ कांचन देवी, जो कि गुजरात की रहने वाली थी। गुजरात की यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, जय सिंह सिद्धराज की बेटी। अब सुधवा के देखो 2 बेटे थे, एक तो जगदेव कौन है बेटा? एक तो जगदेव जिसने हत्या की थी अर्णोराज की, और दूसरे बेटे हैं अपने विग्रराज चतुर्थ। ठीक है। जगदेव के एक बेटे हुए हैं जिनका नाम है पृथ्वीराज सेकंड, और विग्रराज के 2 बेटे अपर गांग्य और नागार्जुन। क्या लिखा आपका? नागार्जुन। अब लिखो कांचन देवी का बेटा। कांचन देवी के एक बेटे हुए हैं सोमेश्वर। मैं आपको क्यों लिखा रहा हूँ बताऊंगा। देखो अभी ये सारा क्लियर हो जाएगा। एक बार नाम नए जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको एक बार मुश्किल लगेगी बस। सोमेश्वर के 2 बेटे लिखो, पृथ्वीराज थर्ड और हरिराज। और पृथ्वीराज थर्ड के बेटे लिखो आप गोविंद राज। अब देखो सबसे पहले कौन बनता है राजा? अर्णोराज के बाद में राजा कौन बनता है? 1 नंबर पे जगदेव, पहला राजा। अब जगदेव देखो, जगदेव को हटाने वाला कौन है? एक तो जनता का आक्रोश कि भैया राजा को मार दिया, और
खुद राजा बन के बैठ गया, तो ऐसे राजा को हम क्यों स्वीकार करें भाई। और मंत्रिमंडल भी किसके सपोर्ट में आ गया, विग्रहराज चतुर्थ के, क्योंकि विग्रहराज जो है वो भी क्या है, अर्णोराज का बेटा है और निपुण भी बहुत थे विग्रहराज चतुर्थ, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो दूसरा राजा कौन है अर्णोराज के बाद में, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ का जब समय आ गया तो उनके बाद में उनका राजा बनता है, राजा बनने वाला बेटा है वो है अपरगांगे। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में कौन राजा बना, अपरगांगे। और अपरगांगे के बाद में राजा बनता है, अपरगांगे को हटा के राजा बन जाता है पृथ्वीराज सेकंड। 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए। अब यहाँ पे भी देखो पृथ्वीराज सेकंड जो है उनको हटा के राजा किसको बनाया जाता है, 5 नंबर पे सोमेश्वर को, जो कि उस समय गुजरात में था। और सोमेश्वर के बाद राजा बनते हैं पृथ्वीराज थर्ड, जिनको हम पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं, या आप ऐसे स्टार बना लो, पृथ्वीराज चौहान ये है पृथ्वीराज थर्ड, जिनके बारे में हम बचपन से पढ़ते हैं ना, जिनके ऊपर मूवी वगैरह भी बनती है, वो है पृथ्वीराज थर्ड, जो कि किसके बेटे हैं, सोमेश्वर के। और सोमेश्वर किसका बेटा है, अर्णोराज का और कांचन देवी का। अब 7 नंबर पे देखो कौन बनता है राजा, गोविंद राज, जो कि पृथ्वीराज थर्ड का या पृथ्वीराज चौहान का बेटा है। और 8 नंबर पे राजा बनने वाले कौन है अपने लास्ट में, हरिराज। तो अर्णोराज के बाद में ये जो राजाओं का क्रम है ना, ये आप उतार लीजिए। 9वें राजा का आप नाम लिखिए विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज फोर्थ या फिर विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज देखिए, विग्रहराज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इसके आगे, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट लिखिए कि इतिहासकार जो हमारे हुए हैं दशरथ शर्मा जी अपने, उन्होंने क्या कहा है कि इसके समय का जो शासनकाल, इसका जो शासनकाल है वो सांबर के चौहानों का, सांबर के जो चौहान है उनका स्वर्णकाल है, स्वर्णकाल। अब इस एक बात से आपको क्लियर तो हो ही गया होगा कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है विग्रहराज चतुर्थ अपने। पहला पॉइंट क्या है अपना कि इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार सांबर के चौहानों का स्वर्णकाल कौन सा काल है, जब विग्रहराज चतुर्थ का शासन चल रहा था। दूसरा पॉइंट लिखिए, किसने गजनी के खुसरो शाह को हराया, किसको हराया, गजनी के खुसरो शाह, नाम आपने सुना होगा शायद। गजनी के खुसरो शाह को किसने हराया, अपने विग्रहराज चतुर्थ ने। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, किसने गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को हराया, गुजरात के कुमारपाल चालुक्य। ये वही कुमारपाल चालुक्य है जिससे अर्णोराज आ गया था। अर्णोराज लास्ट में किससे आ रहा था, कुमारपाल चालुक्य से आ रहा था, लेकिन कुमारपाल चालुक्य ने अर्णोराज की हत्या नहीं की। अर्णोराज की हत्या करने वाला कौन है, उसका दूसरा बेटा विग्रहराज चतुर्थ का भाई जगदेव। और विग्रहराज चतुर्थ ने फिर लास्ट में किसको हराया युद्ध के अंदर, गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को। 3 पॉइंट तो ये हो गए। चौथा पॉइंट लिखिए, किसने दिल्लिका पे विजय प्राप्त की, दिल्लिका। आप पूछोगे सर ये दिल्लिका कहाँ है, तो दिल्ली का पुराना नाम है ये, दिल्ली का पुराना नाम क्या है, दिल्लिका। दिल्लिका पे विजय प्राप्त की, ऐसा लिख लो, विजय प्राप्त की। और आगे इस पॉइंट में आगे लिखना आपको, ये 5वां पॉइंट हो गया, दिल्ली के जो तोमर है ना, उस समय दिल्ली के ऊपर किसका शासन था, तोमर का, तोमरों का। तो तोमर लोग जो थे उनको हरा के राजा कौन बन गया, विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली का। तो दिल्ली के तोमर अब क्या हो गए, सामंत बन गए, किसके, चौहानों के। पूरा पॉइंट देखिए, इसने दिल्ली का या दिल्ली पे विजय प्राप्त की, और अब दिल्ली के तोमर जो है वो चौहानों के सामंत बन गए, किसके राज में, विग्रहराज चतुर्थ के राज में। सामंतवाद का मैंने आपको बता ही दिया पिछले लेक्चर के अंदर कि सामंत क्या होते हैं। देखो सामंत के अंदर, सामंत का अर्थ क्या हो गया कि अब तोमर जो है, यानी दिल्ली के जो तोमर है जो सामंत बन गए, वो अब चौहानों को क्या करेंगे, एक तो टैक्स देंगे, और दूसरा जब भी अब चौहानों का युद्ध होगा ना, तो उनकी तरफ से लड़ने भी कौन जाएंगे, तोमर। ये हो गया एग्रीमेंट अपना चौहानों का और क्या बोलते हैं, तोमरों का। जो चौहान मतलब पहले सामंत थे ना अपने किसके, प्रतिहारों के, वही उन्होंने क्या कर दिया, तोमरों को क्या बना लिया, अपना सामंत बना लिया। अब तोमर जो है वो सामंत बन गए किनके, चौहानों के। अगला पॉइंट देखिए, आप लिखिए 5वें नंबर पे कि इसने दिल्ली शिवालिक लेख लिखवाया, दिल्ली शिवालिक लेख किसने लिखवाया, विग्रहराज चतुर्थ ने। दिल्ली शिवालिक लेख क्या है, अभिलेख है। अभिलेख का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि पत्थर को ऐसे छेनिए थोड़े से, मतलब गोद के जो लिखा जाता है ना, उसको क्या बोला जाता है, अभिलेख बोला जाता है। तो इसने दिल्ली शिवालिक अभिलेख लिखाया, जो कि दिल्ली टोपरा जो अभिलेख है ना अशोक का, उसके ठीक नीचे है। देखो यहाँ पे अभिलेख कुछ इस प्रकार का है, देखो मैं बताता हूँ, दिल्ली के अंदर है ये। यहाँ पे ऊपर क्या है, दिल्ली टोपरा अभिलेख है, जिसको हम बोलते हैं दिल्ली टोपरा अभिलेख, इस अभिलेख को। और ये किसने लिखवाया था, अशोक ने उसकी क्या थी, रचना करवाई थी। और नीचे कौन सा अभिलेख है, दिल्ली शिवालिक लेख, ये अपना
जो किसका है, विग्रहराज चतुर्थ का, दिल्ली शिवालिक लेख। ठीक है, ये आप लिख लीजिए किसका है, विग्रहराज चतुर्थ का। ये फोटो बना लीजिए आप इस प्रकार से, तो आपको क्या क्या होगा, याद करने में आसानी होगी। इसके बारे में एक बात और अगर आप जानना चाहें तो देखो, टोपरा विलेख जो है, टोपरा एक जगह है, टोपरा के अंदर अशोक ने ये लेख लिखवाया था और फिर क्या किया, किसी ने कोई जो है इसको दिल्ली लेके आ गया इस अभिलेख को, तो इसको क्या बोला जाने लगा फिर, दिल्ली टोपरा अभिलेख, जो किसने लिखवाया है, सम्राट अशोक ने लिखवाया। और इसके ठीक नीचे क्या है लिखा हुआ है, दिल्ली शिवालिक अभिलेख, जो किसने लिखवाया, विग्रहराज चतुर्थ ने। इसके बारे में, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में सातों पॉइंट ये कहता है कि इसने सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया। सरस्वती कंठाभरण का निर्माण कराया किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने। सरस्वती कंठाभरण क्या है, एक संस्कृत पाठशाला है, संस्कृत पाठशाला है, इसका निर्माण किसने करवाया, विग्रहराज चतुर्थ ने। कालांतर में इस यानी कि थोड़े कुछ टाइम के बाद में इस सरस्वती पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया। ये आपको लिखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि उस टाइम दिल्ली का शासक था, उसने सरस्वती कंठाभरण को तोड़ दिया और इसकी जगह क्या बना दी, एक मस्जिद का इसने निर्माण करवाया। और ये जो मस्जिद जहाँ पे है ना, उस मस्जिद के पास में एक पीर पंजाब शाह का उर्स लगता है, पीर पंजाब शाह का उर्स लगता है 2.5 दिन का, 2.5 दिन का होता है, इसे ब्रैकेट में लिखना आपको कि 2.5 दिन का उर्स लगता है किसका, पीर पंजाब शाह का, और उस मस्जिद के पास में, इसलिए इस मस्जिद को क्या बोला गया, 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। इसे देखो, सरस्वती कंठाभरण में संस्कृत पाठशाला जो है उसका निर्माण कौन करता है, विग्रहराज चतुर्थ। कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़ दिया और मस्जिद का इसमें निर्माण, इसकी जगह निर्माण करवाया। फिर इसके पास में जो है, इस मस्जिद के पास में पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। उर्स, उर्स मतलब मेला, उर्स का मतलब क्या है, मेला होता है, अगर आपको नहीं बता दूं, ये मेला लगता है, इसके कारण इस मस्जिद को क्या बोला जाने लग गया, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, ये अपना हो गया 7वां पॉइंट। अब 8वां पॉइंट में देखो आप लिखिए कि इसके समय में एक जैन मुनि हुए थे, जैन धर्मगुरु थे, जैन धर्म के, उन्होंने कहा कि यार विग्रहराज, ये जो पशु हत्या जो होती है सैनिकों के लिए, सैनिकों को खाने पीने के लिए, वो तो गलत है एकदम, तो उस पर आपको बैन कर देना चाहिए एकदम, क्योंकि जैन जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं एकदम प्योर। तो अब अगला पॉइंट लिखिए आप इसमें 8 नंबर पे कि जैन गुरु धर्मघोष सूरी के कहने पर, धर्मघोष सूरी के कहने पर इसने प्रतिमा एकादशी को पशु हत्या पर बैन कर दिया, यानी पशु हत्या पर रोक लगा दी पूरी तरह से। प्रतिमा की एकादशी को किसके कहने पे, धर्मघोष सूरी के कहने पे। 9वें पॉइंट में आप लिखिए किसने एक बुक लिखी, विग्रहराज चतुर्थ जो थे वो केवल, मैं आपको बता चुका हूँ कि शास्त्रों में ये भी बहुत अच्छे थे, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके कि हजराज जो थे, उन्होंने भी दिगंबर और शाकंबरों के बीच में क्या किया था, शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी, उनको भी अच्छा ज्ञान नॉलेज था शास्त्रों का। उसी प्रकार विग्रहराज को क्या है, शास्त्रों का अच्छा नॉलेज था, तो इन्होंने एक बुक लिखी, बुक का नाम क्या है, हरकेली। हरकेली नाम की बुक लिखते हैं, और ये जो बुक है ना हरकेली, ये भारवी के किरातार्जुनीयम पे आधारित है, किरातार्जुनीयम पर आधारित है। कौन सी बुक, विग्रहराज चतुर्थ की हरकेली। हरकेली क्या बुक है, किसके, विग्रहराज चतुर्थ की। भारवी लेखक हुए हैं, भारवी जो है ना ये लेखक है, इनकी एक बुक है किरातार्जुनीयम, जो भगवान शिव और अर्जुन के बीच में एक बार लड़ाई हुई थी, उसके बारे में, भगवान शिव और अर्जुन के बीच में, उसके बारे में ये लिखी गई है। किरातार्जुनीयम नामक बुक है, किसकी है, भारवी की है। उसके ऊपर जो क्या बोलते हैं, उसको पढ़ने के बाद में जो है उससे प्रेरणा लेकर विग्रहराज ने एक बुक लिखी जिसका नाम है हरकेली। 10वें नंबर पे आप लिखिए किसने बिसलपुर नगर की स्थापना की। बिसलपुर नगर की स्थापना करने वाला कौन है, विग्रहराज चतुर्थ, और उसने यहाँ पे तालाब और शिव मंदिर का निर्माण करवाया, शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, ये हो गया 10वां पॉइंट। 11वें पॉइंट में आपको लिखना है कि इसके समय में इसका एक दरबारी विद्वान हुआ है, इसके दरबार के अंदर एक विद्वान था, दरबारी विद्वान, जिसका नाम था सोमदेव। सोमदेव नामक एक विद्वान था, उसने एक बुक लिखी, लेखक भी सोमदेव। सोमदेव ने एक बुक लिखी ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज, जो कि एक प्रेम कहानी है। ब्रैकेट में लिख लो प्रेम कहानी, किसके बीच, विग्रहराज और किसके बीच में, देसल देवी के बीच में, विग्रहराज और देसल देवी, ऐसे ब्रैकेट में आप लिख लो।
दरबारी विद्वान कौन है? सोमदेव। सोमदेव ने बुक लिखी ललित विग्रहराज, जो कि एक प्रेम कहानी है विग्रहराज और उनकी पत्नी देसलदेवी के बीच में। और इसी बुक के अनुसार विग्रहराज ने क्या किया? हराया किसको? गजनी के खुसरो शाह को हराया। मैं आपको सेकंड पॉइंट पे लिखवा चुका हूँ ये बात पहले भी, इसने गजनी के खुसरो शाह को हराया। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गजनी में खुसरो शाह को विग्रहराज ने हराया, या ये कौन सी बुक से साबित है या कौन सी बुक ये कहती है, तो बुक है ललित विग्रहराज। आपको ये मतलब अनुमान नहीं लगाना कि यार ये तो प्रेम कहानी है, तो प्रेम कहानी में ये बात थोड़ी लिखी होगी प्रेम कहानी तो है, लेकिन उसके अंदर ये भी लिखा है कि इसने गजनी के खुसरो शाह को हराया। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स जो है ना वो मैं इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा वो भी आइडिया अगर होगा ना पेपर के अंदर कि यार ये पढ़ा हुआ तो हमें कहीं ना कहीं, तो उससे क्या होगा कि इतने पॉइंट्स सर में लिख लेते हैं ना, तो मैं सारे अगर याद नहीं रहते, कुछ भी अगर याद रहते और वार्षिक क्वेश्चन आ जाते हैं तो बात धोखा नहीं होता कि हाँ ये अपना लिखा हुआ अपना याद है थोड़ा वो, तो ये होगा आंसर। क्योंकि ऐसा सर है कि क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। अब देखो 12 नंबर की पेन की आती है उपाधि देखो विग्रहराज की पहली उपाधि तो है विसलदेव। इसने विसलपुर नगर की स्थापना की थी ना, तो पहली उपाधि तो क्या होगी? विसलदेव। दूसरी उपाधि इसकी कविबंधु जो है उपाधि है किनकी? विग्रहराज चतुर्थ की। और ये उपाधि इनको कहां से मिली है? इनको मिली है पृथ्वीराज विजय से। पृथ्वीराज विजय बुक के बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपसे सीधा ऐसे पूछता है कि पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि कौन सी है, तो आपको लिखना है कविबंधु। और अगर कविबंधु ऑप्शन में नहीं होना तो पृथ्वीराज विजय से तो आएगा नहीं क्वेश्चन, सीधा ऐसे पूछ लेंगे विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि कौन सी है इनमें से, तो होगी विसलदेव, क्योंकि इसने विसलपुर नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। 13 पॉइंट इसमें लिखिए कि एक लेखक हुए, नरपति नाले की पुस्तक, उन्होंने पुस्तक लिखी है विसलदेव रासो। अब मैं आपको पहले बताता हूँ कि रासो का मतलब क्या है, बुक है। तो विसलदेव अगर आगे लिखा हो तो इसका मतलब विसलदेव के बारे में है, और विसलदेव कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। तो नरपति नाले ने बुक लिखी है विसलदेव रासो, जो कि क्या है? गोडवाड़ी भाषा में है। एक सेकेंड, कौन सी भाषा में है? गोडवाड़ी भाषा। और गोडवाड़ी भाषा के ब्रैकेट में आपको लिखना है कि ये मारवाड़ी की उपबोली है। कौन सी भाषा? गोडवाड़ी भाषा। और ये जो बुक है ना विसलदेव रासो नरपति नाले की लिखी हुई है, जो कि गोडवाड़ी भाषा में है विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। और ये जो गोडवाड़ी भाषा है ना, अगर आपको नहीं बताऊं तो आपको कला और संस्कृति में इसके बारे में पढ़ाऊंगा अलग से। गोडवाड़ी भाषा जो है वो जालौर से पाली तक बोली जाती है। या फिर पहले जालौर को क्या बोलते थे? आहोर बोलते थे। आहोर से पाली को बोलते थे पहले बाली। तो अगर आपसे ऐसा पूछते कि आहोर से बाली तक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो उसमें मारवाड़ी नहीं बल्कि उसमें आएगा आंसर गोडवाड़ी। ठीक है, तो ये हो गया अपना विग्रहराज चतुर्थ का टॉपिक कंप्लीट। बाकी हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।